प्रणाम सभी भैया बहनों को। अति लघुत्तरीय प्रश्न इस कक्षा एकादश के इकाई 2 के दूसरे भाग में हम समझ रहे हैं 2 अंकों के प्रश्न। 2 अंकों के प्रश्नों में प्राथमिक समांक से क्या आशय है। प्राथमिक समांक से क्या आशय है? तो प्राथमिक समांक से आशय ऐसे समांकों से है जो अनुसंधान कर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। जिसको भी अनुसंधान करना है किसी समस्या का, तो समस्या का अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता यानी अन्वेषक स्वयं एकत्रित करता है, उसे प्राथमिक समांक कहते हैं। प्राथमिक समांक मौलिक होते हैं। क्यों मौलिक होते हैं? मूल रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इस पाठ पर जाकर के वह आंकड़े एकत्रित करता है। इसलिए प्राथमिक समांक कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं, क्योंकि वे समांक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के दैनिक खर्च से संबंधित समांक एकत्रित करने हैं। श्रमिकों के दैनिक खर्च, किसी फैक्ट्री के श्रमिक दैनिक खर्च कितना करते, तो इससे संबंधित समांक एकत्रित करने हैं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एक एक श्रमिक के पास प्रत्यक्ष रूप से जाकर समांक प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक श्रमिक के पास जाकर के आराम से उससे कोई प्रभाव न पड़े उस पर, उसका दैनिक खर्च पूछेंगे। तो इस प्रकार कहेंगे हम कि इस श्रमिक का दैनिक खर्च इतना इतना है। प्राथमिक समांक कहलाएगा। प्राथमिक समांक के संग्रहण हेतु किन्हीं 2 के नाम लिखिए। प्राथमिक समांक के संग्रहण हेतु कोई 2 अनुसंधान के नाम लिखना पड़ेगा। तो नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और दूसरा सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। एक तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जाकर के 2 माध्यम आएगा, या क्या आएगा? माध्यम के नाम। तो माध्यम कौन से होंगे? नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और दूसरा सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। या तो स्वयं जाकर के अनुसंधान करके आएंगे, खोज करके, अन्यथा हम किसी को फ़ोन के द्वारा सूचना कर देंगे और उसके द्वारा हम प्रश्नावली भराकर सूचना प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न हम ही देंगे। तीसरा द्वितीयक समांक से क्या आशय है। प्राथमिक समांक देखे हमने मौलिक होते हैं, स्वयं अनुसंधान करता जाकर के इकट्ठे करता है। द्वितीयक समांक क्या होते हैं? तो द्वितीयक समांकों से आशय ऐसे समांकों से है जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा हो चुका है। किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के द्वारा हो चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। अनुसंधानकर्ता क्या करेगा? उसका प्रयोग करेगा। जैसे गांव में जो रजिस्टर रखा हुआ होता है साक्षरता का, कुछ लोगों को उसके ऊपर अगर अनुसंधान करना है तो वह स्कूल जाकर के साक्षरता रजिस्टर देख लेंगे और आंकड़े ले आएंगे और उसके आधार पर अनुसंधान कर लेंगे, है ना। इसी प्रकार देखते हैं हम अगला प्रश्न, द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत है। द्वितीयक समांकों के क्या स्रोत है? आंकड़ों को ही समांक कहते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय
जो प्रकाशन है उससे ले लेते हैं, या तो फिर वहाँ नहीं मिल रहे तो सरकारी प्रकाशन से ले लेंगे, सरकार के प्रकाशन से। वहाँ भी नहीं मिले तो अर्ध सरकारी प्रकाशन से ले लेंगे, या तो फिर अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन से ले लेंगे, या पत्र पत्रिकाओं एवं व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन से ले लेंगे। तो ये इतने स्रोत द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। प्रश्न 5वां, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय न्यायाधीश संगठन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन NSSO कहते हैं। NSSO किसे कहते हैं? राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना सन 1950 में की गई। कब हुई? 1950 में। 1950 में की गई। NSSO की स्थापना 1950 में की थी। फिर वर्तमान समय में यह तथ्य एकत्रण की प्रमुख संस्था है। वर्तमान समय में तथ्य एकत्रण की NSSO प्रमुख संस्था है और देश की सांख्यिकी व्यवस्था में इसका विशिष्ट स्थान है। देश की जो सांख्यिकी इकट्ठी की जा रही है उसमें NSSO का विशेष योगदान है। अगला प्रश्न, जनगणना से क्या आशय है? भारत में प्रथम विधिवत जनगणना कब हुई? तो उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको बोलते हैं UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बोलेंगे? UNO के अनुसार जनगणना से आशय एक सुनिश्चित समयव देश या क्षेत्र में रहने वाले जनगणना से आशय क्या है? एक सुनिश्चित समय में क्या लिखेंगे? एक निश्चित समय में, यहाँ में लगा लेंगे। एक निश्चित समय में देश या क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में जनांकीय, आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों के संकलन, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक जनगणना से आशय क्या है? एक समुचित समय अवधि में देश या क्षेत्र देश या क्षेत्र में रहने वाले एक निश्चित समय अवधि में देश में या क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में जनांकीय, आर्थिक और सामाजिक तथ्यों, जनांकी से मतलब जो भी लोग हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन से काम धंधों में, शिक्षित कितने, नौकरी वाले कितने हैं, बेरोजगार कितने, जनांकीय, आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों के संकलन। सामाजिक से मतलब समाज में रहने वाले, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्णों के आधार पर संकलन, संपादन यानी उनका प्रकाशन करना, उन्हें इकट्ठे करना और प्रकाशन करने की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में देश के अंदर रहने वाले संबंधित व्यक्तियों के जनांकी, आर्थिक, सामाजिक तथ्यों को इकट्ठा करना, उनका संपादन करना और उनका प्रकाशन करना जनगणना कहते हैं।
भारत में पहली जनगणना सन 1872 में आयोजित की गई थी, परंतु इस जनगणना में अनेक त्रुटियां थी, इसलिए सन 1881 10 साल बाद 1881 की जनगणना को भारत की प्रथम विधिवत जनगणना माना जाता है। कब? 1881। प्रथम कब हुई थी? 1972 में, मगर उसमें बहुत सी त्रुटियां थी, तो 1881 की जनगणना को भारत की प्रथम विधिवत जनगणना माना जाता है। समांकों के वर्गीकरण से क्या आशय है? तो संकलित समांकों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। संकलित समांक जो भी इकट्ठे किए उनको गुण के आधार पर समान व असमान अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न अगले PDF में पढ़ेंगे हम। आशा है कि जो समझाया गया है वह आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। प्रणाम सभी को।